फिर से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पुराना जो टॉपिक था वो उत्तक था, वो कंप्लीट हो चुका है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और आज हम बात करेंगे आनुवांशिकी पे। आनुवांशिकी क्या होती है, आनुवांशिकी के बारे में किसने बताया, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, आनुवांशिकी के जनक कौन है, ठीक है। तो बिना देर करते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक है हमारे पास में आनुवांशिकी। देखो आनुवांशिकी क्या होता है, इससे पहले हम बात करेंगे कि आनुवांशिकी लक्षण क्या है। तो सीधी बात है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने वाले लक्षण, संचरित होने वाले लक्षण क्या कहलाएंगे, आनुवांशिकी लक्षण। क्या कहलाएंगे, आनुवांशिकी लक्षण कहलाएंगे। और इन आनुवांशिकी लक्षणों का संचरण और उसका जो हम अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किनका, इन लक्षणों का, आनुवांशिकी लक्षणों का, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, अर्थात माता पिता से बच्चों में जा रहे हैं। उन लक्षणों का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे आनुवांशिकता। क्या कहेंगे, आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहते हैं। और इस जो आनुवांशिकता है, इसके दौरान हमारे पास में कुछ विभिन्नताएं पैदा हो जाती है। जब हम इन लक्षणों के संचरण का अध्ययन करते हैं तो कुछ विभिन्नताएं पैदा हो जाती है। और इन विभिन्नताओं का जो अध्ययन होता है उसे हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। दोबारा सुनो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने वाले लक्षण क्या कहलाएंगे, आनुवांशिकी लक्षण। और इन संचरित हुए लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाएगा, आनुवांशिकता या हेरिडिटी। और इन आनुवांशिकता के दौरान क्या उत्पन्न होगी, विभिन्नताएं। और इन विभिन्नताओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन क्या कहलाएगा, आनुवांशिकी कहलाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई आनुवांशिकी की डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं इतिहास की, कि आनुवांशिकी के बारे में किस किसने बताया था। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें, आनुवांशिकी जो शब्द था वो किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। क्वेश्चन पूछ ले, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, तो बैटसन ने दिया था। किसने दिया, बैटसन ने दिया। वही आनुवांशिकी के जनक की बात की जाए, या आनुवांशिकी का पितामह की बात की जाए, या फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात की जाती है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो होंगे अपने पास में, वो कौन होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल होंगे अपने पास में। बाकी बात करें आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, आधुनिक आनुवांशिकी के पितामह, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बैटसन। कौन होंगे, बैटसन। आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, बैटसन ने दिया। और आधुनिक आनुवांशिकी के जनक भी कौन होंगे, बैटसन होंगे। आगे बात करें प्रायोगिक आनुवांशिकी के बारे में किसने बताया, तो प्रायोगिक आनुवांशिकी के बारे में किसने बताया, टीएच मॉर्गन ने बताया। किसने बताया, टीएच मॉर्गन ने बताया। वहीं हम बात करें मानव आनुवांशिकी के बारे में किसने बताया, तो डैडोर ने बताया था। किसने बताया, डैडोर ने बताया। और कोशिकीय आनुवांशिकी के लिए पूछ ले तो किसने बताया, मूलर ने बताया। हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन चार से पूछे जाते हैं, कि हमारे पास में आनुवांशिकी शब्द किसने दिया, बैटसन ने दिया। आनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। बात करें आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, बैटसन। और प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक कौन है, टीएच मॉर्गन। फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव आनुवांशिकी के बारे में किसने बताया, डैडोर ने बताया। और कोशिकीय आनुवांशिकी के बारे में किसने बताया, मूलर ने बताया। और अगर देखो, हमें पता है कि मेंडल ने जो कार्य किए थे, या मेंडल ने जो काम किया था, वो मटर के पौधे पर किया था। किसके ऊपर किया था, मटर के पौधे के ऊपर किया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल से पहले मटर के पौधे पर काम किस वैज्ञानिक ने किया था,
तो वो किया था नाइट व घोष ने किया था। किसने किया था? नाइट व घोष ने किया था, क्योंकि नाइट व घोष ने इसे आगे नहीं डिफाइन कर पाए थे, आगे नहीं बता पाए थे, इसलिए मेंडल ने मैटर के ऊपर काम करके पूरी बातें बताई थी। इस बात में को सीधी बात कहें अपने पास में, अगर हमारे पास में मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो भविष्य पता रहेगा, भविष्य निश्चित हो जाएगा, भविष्य के प्रति अग्रसर हो जाएंगे। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो भविष्य के प्रति अग्रसर नहीं हो पाएंगे। वही काम था, मेंडल ने क्या किया? मेहनत की, संघर्ष किया और भविष्य को क्या किया? प्राप्त किया। वैसे ही नाइट व घोष की बात करी, इन्होंने बीच में अधूरा छोड़ दिया था, आगे मेहनत नहीं कर पाए थे, संघर्ष नहीं कर पाए, तो इन्होंने मैटर के ऊपर काम करना छोड़ दिया था। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। जेनेटिक्स के पार्टीशन की बात करते हैं। जेनेटिक्स को बांटते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक आनुवांशिकता में और एक विभिन्नताओं में, हेरिडिटी और वेरिएशन। देखो, जेनेटिक्स की परिभाषा पढ़ी थी थोड़े दिन पहले और उसी के अकॉर्डिंग हमने इनका पार्टीशन किया है। देखो, आनुवांशिकता में क्या कहा है? लक्षणों का पैतृक से, पैतृक का मतलब माता पिता से, किसमें जा रहा है? संतति में जा रहा है, और उसका स्थानांतरण क्या कहलाएगा? आनुवांशिकता। और इसके दौरान क्या आएगी? विभिन्नता। और इस विभिन्नता का अध्ययन क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। और ये जो विभिन्नताएं हैं वो कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की, जननिक और कार्यकी। इन दोनों में क्या आ रही है? विभिन्नताएं आ रही है। ठीक है, जननिक कितने प्रकार की? दो, सतत और असतत। सतत किस पर डिपेंड है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? अचानक से होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। किसने बताया था? ह्यूगो डी व्रिज ने बताया। किसने बताया था? ह्यूगो डी व्रिज ने बताया था। और ह्यूगो डी व्रिज ने मेंडल का समर्थन किया था मरने के बाद में। ठीक है, असतत के बारे में किस पे डिपेंड है? जीन विनिमय पे। किस पे डिपेंड होगा? जीन विनिमय पे। और ये सारा जो मैटर है, ये जो जेनेटिक्स है, ये टोटल किस पर डिपेंड है? वंशागति पे। किस पे डिपेंड है? वंशागति पे। अगर लक्षणों का स्थानांतरण ही नहीं होगा तो क्या विभिन्नताएं आएंगी? क्या? और विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो क्या आनुवांशिकता उत्पन्न और आनुवांशिकी होगी? क्या नहीं होगी। तो देखो, आनुवांशिकी का आधार कौन है? वंशागति। कौन होगा? वंशागति। और वंशागति को ले जाने वाला कौन है? गुणसूत्र। तो वंशागति का वाहक कौन है? गुणसूत्र। हमें पता है मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। बांटा था अपन ने, और उसके लिए हमने कहा था कि 44 प्लस XX तो किसमें? मादा में। 44 प्लस XY किसमें होगा? नर में होगा। तो ये दो तो क्या थे? लिंग गुणसूत्र, जो जनन से रिलेटेड हो गए। और ये किसके थे? कार्यकी वाले। ऑटोसोमल थे, सभी में सेम थे अपने पास में। ठीक है, वही वंशागति की इकाई कौन है? जीन। वंशागति की इकाई कौन होगी? जीन होगी। वंशागति का भौतिक आधार भी कौन है? जीन। लेकिन रासायनिक आधार कौन होगा? डीएनए होगा। कौन होगा? डीएनए होगा। डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सी शर्करा युक्त होगा? पेंटोज शर्करा युक्त होगा। कौन सी शर्करा युक्त होगा? पेंटोज शर्करा युक्त होगा। और अगर हम यहां बात करें, आनुवांशिकी के दौरान की ही बात करें, तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संततियां होती है वो संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से, आनुवांशिकी रूप से क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। उसे हम क्या कह सकते हैं? क्लोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोन कह सकते हैं। अर्थात एक दूसरे की हूबहू शक्ल वाले, या एक दूसरे की फोटोकॉपी कह सकते हैं। ऐसा हम अलैंगिक जनन के अंदर ही नहीं, लैंगिक जनन के अंतर्गत भी दौरान भी देखते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ ट्विंस, कौन से? ट्विंस, जो हमारे पास में सेम लिंग के हैं। किसके हैं? सेम लिंग के हैं अपने पास में। ठीक है, वो हमारे पास में क्या होते हैं? एक दूसरे के क्लोन होते हैं। जैसे
कपिल शर्मा में आने वाली चिंकी मिंकी एक दूसरे की क्लोन है, हूबहू शक्ल है, ठीक है। वो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, क्लोन, फोटोकॉपी बन रही है अपने पास में, ठीक है। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आजकल जो लोग हैं ना, वो बेहतरीन की तलाश में लगे हुए हैं, एक अच्छा इंसान मिल जाए, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, कमियां किसमें नहीं है, कमियां सभी में है। तो क्यों ना उन्हीं कमियों को दूर कर दी जाए, उसे ही क्या बना दिया जाए, बेहतरीन बना दिया जाए। अगर वही बेहतरीन बन जाएगा तो हमें दूसरे इंसान की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। और अगर दूसरे की खोज के लिए हमने पहले वाले को छोड़ दिया और दूसरा भी नहीं मिला, तो हम क्या रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। और अकेले रहना इस दुनिया में बहुत ही चुभता है, खाता है। यानी हम कहें तो अकेला रहना बहुत ही क्या है, कठिन है। इसलिए रिश्ते बनाए रखो। और रिश्ते बनाने के लिए क्या है, बेवकूफ होना जरूरी है। अगर दोनों लोग समझदार हो जाएंगे तो रिश्ते वहीं पर क्या हो जाएंगे, बिगड़ना शुरू हो जाएंगे।